नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। मास्टर राम प्रसाद का एक ही लड़का था। बाकी की 4 लड़कियां थीं, जिनका ब्याह करने में मास्टर साहब की कमर झुक गई थी, एड़ियां घिस गई थी। बेटा सभी बेटियों के बाद पैदा हुआ था। दरअसल मास्टर राम प्रसाद ने बेटा पाने की लालसा में 4-4 बेटियों को जन्म दे दिया था। वैसे घर की हालत ऐसी थी जिसकी हिसाब से लाड प्यार से काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। बेटा बीएससी करने के बाद पीएमटी की कोचिंग ज्वाइन करने इलाहाबाद चला गया था। मास्टर साहब जितने घंटे स्कूल में पढ़ाते थे, उससे ज़्यादा समय वो ट्यूशन पढ़ाने में लगाते थे। बच्चों को पढ़ाने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये उनका शौक था। वो चाहते थे कि बच्चे कम से कम ग्रेजुएट तो हो ही जाए, और मास्टर साहब की ये मुराद पूरी भी हुई। बेटे को छोड़कर सभी लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट हो गई। वो चाहते थे उनका बेटा एमएससी करके पीएचडी करे और किसी कॉलेज में अध्यापक की कुर्सी संभाले, लेकिन लड़के ने एमएससी करने से इनकार कर दिया। लाड प्यार में बढ़े लड़के ने साफ कह दिया, बाबूजी मैं 2-2 घंटे लैब में नहीं खड़ा रह सकता। इलाहाबाद में कोचिंग करते हुए वो लड़का सरल लड़की के प्रेम में फंस गया। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। शादी करेंगे तो एक दूसरे के साथ, नहीं तो सारी जिंदगी कुंवारे ही बैठेंगे। सीपीएमटी में दोनों साथ साथ बैठे, पर मास्टर साहब का इकलौता बेटा, आंखों का तारा, 3 कोशिशों के बाद भी उसमें सफल नहीं हो पाया। जबकि प्रेमिका पहली ही बार में उसमें सफल हो गई और उसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मास्टर राम प्रसाद का लड़का सड़क छाप मजनुओं की तरह आवारागर्दी करने लग गया। उसके आवारागर्दी करने के चलते मास्टर साहब हमेशा उसके पीछे पड़े रहते, कि जिसका नतीजा यह हुआ कि वो कंपटीशन की तैयारी भी करने लगा और बैंक में नौकरी पा ही लेता है। नौकरी करते करते अभी उससे 6 महीने बीते थे कि लड़कियों के पिता मास्टर साहब के खपरेल के मकान में पक्ति बंद होने लगे। मास्टर साहब ने लड़की के पिता होने की पीड़ा बहुत भोगी थी। उसमें ना जाने कितनी बार उन्होंने अपमान का कड़वा घूंट पिया था, जब वे अपनी कन्याओं के लिए सुयोग्य वरों की तलाश कर रहे थे। इसलिए मास्टर साहब विवाह के हर प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते थे। समय बदल रहा था, इसलिए समय के अनुसार लड़के की भी राय जानना जरूरी समझते थे। लड़के का हर प्रस्ताव जब भी वो देखता, नाक बहुत सिकोड़ने लगता। मास्टर साहब समझ ही नहीं पाते कि बेटा चाहता क्या है। कभी कभी उन्हें भीतर ही भीतर गुस्सा भी आता कि लड़का कितना हृदयहीन है, पिता की भी इज्जत करना भूल गया है। पर बेटा करता भी क्या, उसके पास तो एक ही हृदय था, जिसे वो पहले ही किसी को अर्पित कर चुका था। एक दिन मास्टर साहब ने लड़के को अपनी पुश्तैनी छड़ी से इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। लड़का भीतर ही भीतर डरा। हालांकि 23 साल का हो चुका था, लेकिन जानता था कि बाबूजी का गुस्सा बहुत तेज है, और जब वो गुस्से में बोलते हैं तो लगता है आकाश से बिजली कड़क रही है। और वो संभलते हुए उनके पास बैठ गया, जैसे कोई 6वीं-7वीं क्लास के बच्चे की तरह हो, और वो उनके सामने बैठ गया। मास्टर साहब ने बड़े प्यार से उन्हें निहारा, उसके सर पे हाथ फेरा और बोले, तनय तू क्या चाहता है बेटा, तेरे मन में कुछ हो तो बता। तनय भीतर ही भीतर चहक उठा। बाबूजी एक लड़की वो बाबूजी एक लड़की है। दुनिया में तुझे एक ही लड़की नजर आई? बाबूजी वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। किसकी लड़की है? कहाँ रहती है? उसके पिता का नाम श्री राजकुमार है। लड़की इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। उसका आखिरी साल है, इसी शहर में है। अच्छा, किस मोहल्ले में है? क्या करते हैं उसके पिता? जी वो बाबूजी वो मिडिल क्लास नहीं है बाबूजी, गरीब मजदूर के श्रेणी में आते हैं। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मजदूर के घर की लड़की से शादी करना चाहता है, उसे पसंद किया? मेरे कुल खानदान का नाम रोशन इस तरह से करेगा तू? बाबूजी नहीं, मैं उससे शादी नहीं करने दे सकता। मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं उससे शादी तेरी नहीं होने दूंगा। तो फिर ठीक है बाबूजी, मैं सारी उम्र शादी ही नहीं करूंगा। वो लड़की भी नहीं करेगी। यदि जबरन किसी अन्य के साथ शादी करने की कोशिश की तो वो आत्महत्या कर लेगी, और वो नहीं रही तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा? तू मुझे धमकी देना बंद कर। ये मास्टर मर जाएगा पर किसी ऐसे गरीब घर की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएगा। बाबूजी, मैंने कई बार आपको गरीब अमीर के भेदभाव के खिलाफ भाषण देते हुए सुना है। मास्टर साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो शोकग्रस्त हो उठे थे। करीब महीने भर से अधिक का समय हो गया था, लेकिन उस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। तनय के विवाह प्रस्ताव आते ही रहते थे। लड़का अभी शादी नहीं करना चाहता, यह कहकर बाबूजी सभी प्रस्तावों को टालते रहते। एक शाम तनय ने आके उनसे कहा, बाबूजी शोभा के पापा हैं। कौन शोभा? बाबूजी वही लड़की जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी। तुमने उसे बुलाया? नहीं बाबूजी, हो सकता है शोभा ने भेजा हो। मुझे किसी से नहीं मिलना, कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। बाबूजी आप तो हमेशा सच बोलने की शिक्षा देते हैं। घर आए व्यक्ति का अपमान तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, भेज दे। थोड़ी देर बाद एक सुदर्शन चेहरा आकर मास्टर साहब के सामने आके खड़ा हो गया।
गौर वर्ण, लंबा कद, कोल भरा चेहरा, करीने से कटे हुए बाल, आंखों पे सुनहरे फ्रेम का कीमती चश्मा, दूधिया रंग की पैंट शर्ट। आगंतुक ने हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम किया। मास्टर साहब उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। बैठने उन्होंने कहा, मुझे राजकुमार कहते हैं। मास्टर साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे चुपचाप राजकुमार जी को निहार रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दें। राजकुमार जी का उनका असमंजस भरा चेहरा वो भली भांति पढ़ चुके थे। राजकुमार जी ने कहना शुरू किया, खुआसपुरा में मेरा घर है। मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और दोनों बेटियां मेडिकल कॉलेज में। तीसरी बेटी तो इंटर में है और ये बड़ी बेटी का आखिरी साल है। मेरी बड़ी बेटी शोभा आपके बेटे तनय से शादी करने की हट कर बैठी है। तनय उसका सहपाठी रहा है। मैंने बहुत समझाया, इस देश में गरीब अमीर की जड़ें बहुत गहराई तक हैं, पर धीरे धीरे गरीबी और पैसे को आधार मान लिया गया है जिंदगी का। मिडिल क्लास घर के लड़के को मिडिल क्लास घर की बहू ही बननी चाहिए, पर वो मैं कैसे कहूँ। पर शोभा की माँ ने मुझे समझाया तो सोचा आपकी राय भी जान लूँ। हो सकता है कि आप अमीर गरीब ना मानते हो, इसीलिए आपको कह दिया। मेरी लड़की बड़ी जिद्दी है, जानता हूँ। वो कहीं और शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होगी। यदि मैंने उस पर दबाव डाला तो उसे ही खो बैठूंगा। आप करते क्या हैं? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में रीडर हूँ। देखिए, एक बार आप मेरी लड़की, मेरी पत्नी और दूसरे बच्चों से मिल लें, क्योंकि आपके खानदान में आपके जैसे परिवार ने आपके बताया कि मजदूरों का परिवार का है। आप उनसे भी बातचीत कर लें, हमारा भी रहन सहन देख लें, और किसी प्रकार की औपचारिकता की जरूरत नहीं है। शायद आपको मेरा प्रस्ताव पसंद आ जाए। मास्टर साहब भी अब कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें पता था जैसे आगंतुक ने उन्हें सम्मोहित कर लिया। उनके मुंह से स्वतः बोल फूट पड़े, अभी चलिए, आप अपनी मिसेज से भी मिल लीजिए। मैं आप लोगों को घर छोड़ लेता हूँ। और ठीक है। मास्टर साहब सपत्नीक तैयार हो गए और वहाँ से जब लौट कर आए तो उन्हें सम्मोहन और भी ज़्यादा गहरा सा हो गया था। घर के बाहर सजा हुआ लॉन, साज सज्जा, घर के सदस्यों का सुरुचिपूर्ण व्यवहार, रहन सहन का स्तर भी काफ़ी ऊंचा हो चुका था। बड़ी बेटी शोभा, छोटी बेटी विभा और सबसे छोटी निशा, बड़ा बेटा वैभव, छोटा बेटा मनोज, राजकुमार की पत्नी कल्याणी। उनका रंग रूप, कद काठी, बातचीत का ढंग सभी कुछ मास्टर साहब को बहुत अच्छा लगा और वो प्रभावित हो गए। उनके मुख से ये शब्द ही निकल पड़ा कि ये गरीब खानदान के लोग नहीं हो सकते, न जन्म से न कर्म से। हो सकता है कि उनका पिछला खानदान मजदूर और गरीब वर्ग का रहा हो, लेकिन रात भर वो राजकुमार के बारे में ही सोचते रहे और वो शोभा से तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। वही दशा मास्टर साहब की पत्नी की भी थी। सुबह सुबह होते ही उन्होंने निर्णय ले लिया, जिसकी सूचना उन्होंने फ़ोन पे राजकुमार जी को दे दी। 2 महीने बीतते बीतते तनय और शोभा की शादी हो गई। शोभा का MBBS पूरा हो गया था। दौड़ धूप करके शोभा की नियुक्ति नज़दीक ही स्वास्थ्य केंद्र पे करवा दी गई। शोभा ने कुछ ही महीनों में मास्टर साहब के पूरे परिवार को अपनी व्यवहार कुशलता के बल पे जैसे अपने बस में कर लिया। तनय राजसी प्रकृति का व्यक्ति था। उसने घर पे अपने खान पान जो सादगा से भरा हुआ था उसे पसंद नहीं आता था। मास्टर साहब के लड़के का ध्यान तनय का धीरे धीरे चिकन, मीट, बिरयानी, कबाब, कीमा, मछली, ऑमलेट की तरफ तेजी से जाने लगा, जो कि एक नॉनवेज फूड है और मास्टर जी के घर में कभी नहीं बनता था। मास्टर साहब का खपरेल वाला चितपुराना मकान अब तनय को अपने स्तर के प्रतिकूल भी लगने लगा था। शोभा उन्हें समझाती कि रुपए इकट्ठे होने दो, फिर जमीन लेकर कहीं ढंग का मकान बनवा लेंगे। पर अम्मा बाबूजी भी तो साथ होंगे। क्यों, वे कहाँ जाएंगे? वो तो रहेंगे ही ना। मुझे ये साग पात खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे अब मांसाहारी भोजन चाहिए। गला तर करने के लिए अंग्रेजी शराब और साग की बनोगी तुम मेरे सामने। और ये सब कुछ तो तभी संभव होगा ना जब हम अलग रहकर मकान लेकर रहें। ये नहीं हो सकता। जब तक अम्मा बाबूजी हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे अम्मा बाबूजी को किसी प्रकार का भी कष्ट पहुंचे। यही सिखाया गया है मुझे। मतलब तुम अम्मा बाबूजी के लिए मेरी भावनाओं का खून कर दोगी? तुम इसका जो चाहे वो मतलब लगाओ। मेरे लिए अम्मा बाबूजी पहले हैं और बाद में तुम। यही तुम्हारा प्यार है? तुम प्रेम की गलत परिभाषा दे रहे हो। प्रेम संकुचित नहीं होता। सच्चा प्यार जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह कहकर शोभा रसोई में जाने के लिए अपने कमरे से निकली। अपने सामने मास्टर साहब को खड़ा देख के वो ठिठक गई। मास्टर साहब ने आगे बढ़ के उसके सर पे हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम सच में बड़े घर की लड़की हो। तुम्हारे सामने मेरा खून छोटा हो गया। हम चिर पुरातन बड़े गर्व के साथ आज खंड हो गए। मतलब मेरा घमंड ही टूट गया। सुखी रहो बेटी, तने हमेशा तुम्हारे अनुकूल रहे। कहते कहते मास्टर साहब का तो गला भराया।
उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाए और बाहर बैठक में जाने के लिए आगे बढ़े ही थी कि शोभा उन्हें रोकते हुए बोली, बाबूजी, आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, बदले में मुझे अपने चरण तो छू लेने दीजिए। मास्टर साहब के जैसे बढ़ते कदम रुक गए। शोभा ने आगे बढ़ के उनके चरण की धूल अपने मस्तक पे लगाई। मास्टर साहब कुछ सोचते हुए अपनी जगह पे खड़े के खड़े रह गए। मास्टर साहब को तनय की कुछ बुरी आदतें जरूर बुरी लग रही थी, पर तनय की इस पसंद पे मास्टर साहब को बहुत गर्व हो रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।